गुड इवनिंग। स्टार्ट एक ये ऐसा है। पहले ये दोनों कनेक्टेड है, राइट? और ये ऐसा है, इसको 1 मान लेते हैं, ये 2 है। और इस पॉइंट को एस, ये इसी का ये 1 है, इसी का ये 1 है। और ये एस मैं मान लेता हूँ, एस को 1 को शिफ्ट कर देंगे 2 पे, या आप इसको ऐसा अज्यूम कर लो, तो एस को शिफ्ट कर देंगे 2 पे। ये ऐसा है, इंडक्टर है, इसका इंडक्टेंस 12। और यहाँ पे एक इंडक्टर है, एक बैटरी लगा दी, और यहाँ पे एक रजिस्टर है। ये स्लॉन हो जाएगा, एल हो जाएगा, और ये आर हो जाएगा, ये 12। ये इससे कनेक्टेड है, और इसको ऐसे ही रखिए। स्विच ये ऐसा दिया हुआ है, इनिशियल जो है, इनिशियल ये ऐसा दिया हुआ है, मतलब टी इक्वल्स टू 0 पे ऐसा। तो ये चार्ज होगा, पहले पहले ये क्या होगा, चार्ज होगा, राइट? फिर उसके बाद क्या किया, इनिशियली इनिशियली the switch is connected to 1, ठीक है। आफ्टर लॉन्ग टाइम, after long time, the switch shifted from 1 to 2. The switch is shifted from 1 to 2. 1 to 2.
1 to find the current through register. Find the current through register at that instant. That instant उसी इंस्टेंट पे फाइंड करना है, राइट? देखिए एक बार, उसी इंस्टेंट पे फाइंड करना। फंक्शन भी आप फाइंड कर सकते हैं, बट आपको उसी इंस्टेंट पे फाइंड करना। कुछ क्लिक हो रहा है क्या? तो इनिशियली, है ना, ये सर्किट तो ऐसा है, आफ्टर लॉन्ग टाइम, तो उस इंस्टेंट पे इस सर्किट में करंट की वैल्यू क्या हो? ये ई, ये आर, ये एल। तो व्हेन टी इज टेंडिंग टू इंफिनिटी, इसमें करंट की वैल्यू क्या होगी? ये शॉर्ट सर्किट बन जाएगा, राइट? तो ये सर्किट तो ऐसा रहेगा, इसमें जो करंट है वो करंट आई, तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी? ई बाय आर, आई इक्वल्स टू ई बाय आर। डायरेक्ट ऐसा करंट आ जाएगा। अभी क्या किया, इस स्विच वन को टू से कनेक्ट कर दिया, मतलब ऐसा, ये ऐसा हो गया। तो इसी इंस्टेंट पे जैसे इस स्विच स्विच को टू से कनेक्ट किया, स्विचेस को टू से कनेक्ट किया, उसी इंस्टेंट पे फाइंड करना है आप, उसी इंस्टेंट पे फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करेंगे? लेट्स से करंट फ्लोइंग थ्रू दिस सर्किट इज आई डैश, कैसे फाइंड होगा? क्या करेंगे? मुझे आई डैश फाइंड करना है, राइट? कैसे फाइंड करेंगे? क्या कर सकते हैं? किसी को कोई आइडिया लग रहा है? क्या हो सकता है यहाँ पे? सडनली जो है फ्लक्स चेंज नहीं होगा। सडनली बताया है, कंजर्वेशन ऑफ फ्लक्स, फ्लक्स क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। सडनली यूजिंग कंजर्वेशन ऑफ फ्लक्स, ये कॉन्सेप्ट बताया आपको, यूजिंग कंजर्वेशन ऑफ फ्लक्स। क्या रहेगा? सडनली फ्लक्स चेंज नहीं होता है। तो पहले इसमें जितना फ्लक्स था, अभी दोनों उस इंस्टेंट पे, जैसे इसके स्विच को एस को टू से कनेक्ट करेंगे, उस इंस्टेंट पे इसमें भी उतना ही फ्लक्स होगा। तो यूजिंग कंजर्वेशन ऑफ फ्लक्स, यूजिंग कंजर्वेशन ऑफ फ्लक्स, क्या जाएगा? फाई इनिशियल इक्वल्स टू फाई फाई। तो फाई इनिशियल की वैल्यू क्या? इससे करंट कितना जा रहा है? आई वन, आई, तो ये जाएगा एल आई। फाइनल कितना होगा? इससे करंट आई डैश, इससे भी आई डैश, एल आई डैश प्लस टू एल आई डैश, क्या हो जाएगा? एल आई इक्वल्स टू थ्री एल आई डैश। देयरफॉर आई डैश इक्वल्स टू आई बाई थ्री। उस इंस्टेंट पे करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी? आई बाई थ्री। और अपने को आई पता है, ई बाई आर, है ना? हेंस आई डैश इक्वल्स टू ई बाई थ्री आर। ये आपका आंसर है। ये आपका, कुछ आई बात समझ में? यहाँ पे कोई केवीएल नहीं लगेगा, कि कुछ भी नहीं लगाना है, सिर्फ कंजर्वेशन ऑफ फ्लक्स से हो जाएगा। हाँ, अगर कोई टाइम पूछा जाता कि आफ्टर सम टाइम, ये नहीं यूज कर पाते। कुछ टाइम के बाद तो फ्लक्स चेंज हो जाएगा ना, कुछ टाइम के बाद तो इसका फ्लक्स चेंज हो जाएगा। आफ्टर सम टाइम अगर क्वेश्चन होता तो इसको ऐसे सॉल्व नहीं करते, फिर केवीएल यूज करते, फिर केवीएल यूज करते। बट यहाँ पे आप डायरेक्टली फ्लक्स का यूज करके आप आंसर कर सकते। यहाँ पे फ्लक्स का यूज करके डायरेक्टली आंसर, नोट कर लीजिए।
नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे अपन म्यूचुअल इंडक्शन। म्यूचुअल इंडक्शन, म्यूचुअल इंडक्शन समझिए इसको। ये एक कॉइल है, दूसरा कॉइल यहाँ, यहां से करंट जा रहा है कॉइल 1, कॉइल 1, कॉइल 2, इसका सेल्फ इंडक्टेंस जो है L1, नंबर ऑफ टर्न्स मान लो, अभी सेल्फ इंडक्टेंस देखेंगे बाद में जब आएगा, नंबर ऑफ टर्न्स अज्यूम करेंगे। अब मुझे बताओ, यहाँ पे जो करंट फ्लो कर रहा है इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड ऐसी आएगी, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड ऐसी जाएगी, राइट, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड। तो क्या अगर मैं करंट को वैरी करा दूं, अगर ये करंट वेरिएबल बन जाएगा, अगर ये करंट वेरिएबल हो जाएगा तो क्या इस के वैरी करने से, करंट के वैरी करने से इसका फ्लक्स चेंज होगा क्या? यस होगा। करंट अगर वैरी कर रहा है ना, ड्यू टू दिस वेरिएबल करंट, मैग्नेटिक फील्ड पासिंग थ्रू दिस कॉइल वुड चेंज। जैसे ये चेंज होगा मैग्नेटिक फ्लक्स, तो क्या आ जाएगा, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होने का मतलब ये हो गया कि अभी यहाँ पे इंड्यूस्ड है, मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी, मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा। लेकिन अभी इसमें जो इंड्यूस्ड ईएमएफ आ रहा है वो किसकी वजह से आ रहा है? इसमें जो करंट फ्लो कर रहा है उसकी वजह से नहीं आ रहा है, इसमें जो करंट फ्लो कर रहा है उसकी वजह से आ रहा है। इसीलिए इसको बोलते हैं म्यूचुअल इंडक्शन। ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? म्यूचुअल इंडक्शन। खुद की वजह से नहीं होता, खुद की वजह से अगर होगा तो सेल्फ इंडक्शन। अगर इसमें जो करंट है इसकी वजह से इसका फ्लक्स चेंज हो रहा है, उसकी वजह से जो ईएमएफ आ रहा है इसको बोलेंगे म्यूचुअल इंडक्शन। इसका फ्लक्स चेंज होगा किसकी? करंट की वजह से, इसकी करंट की वजह से, इसीलिए इसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा। अगर इसमें करंट फ्लो कर रहा है तो उसकी वजह से इसका फ्लक्स चेंज, तो इसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा। अगर यहाँ पे ये वाला डिस्टेंस है ना, लेट्स से डिस्टेंस जो है इसके बीच वो टेंडिंग टू जीरो है, कोई मीडियम नहीं है यहाँ पे, तो जितना इसका जो फ्लक्स हो रहा है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो इससे भी पास होगी, पूरी टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इससे पास होगी, मतलब कोई लीकेज नहीं होगा फ्लक्स, लीकेज नहीं होगा। उस केस में इसका म्यूचुअल इंडक्टेंस, इसका म्यूचुअल इंडक्टेंस दोनों का सेम आ जाएगा। इफ देयर इज नो लीकेज, इफ देयर इज नो लीकेज ऑफ फ्लक्स, उस केस में म्यूचुअल इंडक्टेंस सेम आ जाएगा। अगर लीकेज होगा तो म्यूचुअल इंडक्टेंस की वैल्यू सेम नहीं आएगी, कुछ और आएगी। देखेंगे अपन आगे क्या होता है, नहीं, ठीक है। ड्रॉ कर लीजिए और मेरे साथ ही कॉपी कीजिए। व्हेनेवर द करंट इन कॉइल 1, the current in coil 1, the current in coil 1 changes, whenever the current in coil 1 changes, yes, the flux associated with coil 2, the flux associated with, the flux associated with coil 2 will also change, will also change. Whenever the current in coil 1 changes, the flux associated with coil 2 will also change. So according to Lenz's law, according to Lenz's law, an EMF is induced, an EMF is induced, an EMF is induced in coil 2, in coil 2. This phenomenon is known as, this phenomenon is known as mutual induction, mutual induction. अब यहां से देखिए, अगर मैं टोटल फ्लक्स की बात करूं यहाँ पे, क्योंकि फ्लक्स इसका वैरी कर रहा है, इसका फ्लक्स किस पर डिपेंड कर रहा है? इसके करंट पर डिपेंड कर रहा है। तो टोटल फ्लक्स linked with coil 2, with coil 2, phi 2 बोल देते हैं, phi T2, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा? I1,
इससे फ्लक्स फाइंड करना है तो इसका फ्लक्स किस पर डिपेंड कर रहा होगा, इसके करंट पे I1। तो टोटल फ्लक्स अगर लिखना है तो क्या लिखेंगे, N2 ∅2, राइट। ये N2 नंबर ऑफ टर्न्स इन कॉइल 2, और ये फाई जो है फ्लक्स एसोसिएटेड विद ईच टर्न ऑफ कॉइल 2, फ्लक्स लिंक्ड विथ ईच टर्न ऑफ कॉइल 2। तो इसको आप हटा दीजिए तो यहाँ से क्या आ जाएगा, कोई कांस्टेंट आ जाएगा, इसको बोलेंगे M21 I1। यही M21 जो है, ये M21 क्या है, N2 ∅2 अपॉन I1। बेसिकली ये है क्या, ये है टोटल फ्लक्स अपॉन I1। क्या है, टोटल फ्लक्स अपॉन I1। इसको क्या बोलेंगे, यही है म्यूचुअल कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस, कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन या म्यूचुअल इंडक्टेंस बोलेंगे, कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन, या इसी को आप बोलेंगे और म्यूचुअल इंडक्टेंस, या तो सिर्फ म्यूचुअल इंडक्टेंस बोलेंगे या कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन, म्यूचुअल इंडक्टेंस। सिमिलरली आप क्या बोल सकते हैं, सिमिलरली M12, देखो यहाँ पे M21 फाइंड कर रहे हैं तो टोटल फ्लक्स ऑफ लिंक्ड विद कॉइल 2 अपॉन करंट पासिंग इन कॉइल 1, राइट। तो कॉइल 1 में जो करंट है उस करंट से डिवाइड करेंगे, तो M12 ये क्या हो जाएगा, ∅T1 अपॉन I2। इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, SI यूनिट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस, SI यूनिट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस H हो जाएगा हेनरी। क्या आ जाएगा, हेनरी। नोट कर लीजिए थोड़ा फास्ट। डन। देखो ई इंड्यूस्ड की वैल्यू अपने को क्या पता है, -d∅/dt, -d∅/dt। तो आप यहाँ से ऐसा बोल सकते हैं ई इंड्यूस्ड की जो वैल्यू हो जाएगी -d/dt। अब ∅2 या ∅1 लिख दो इसको। अगर मुझे सेकंड में फाइंड करना है तो इसको मैं ∅t2 लिखूंगा, राइट। तो ये कितना हो जाएगा, N2 ∅2 या N2 ∅2 से ज्यादा N2 ∅2 मत, इसको M लिखो, M21 इंटू I1, राइट। फाई तो ये भी होता है, म्यूचुअल इंडक्टेंस से रिलेट कर लीजिए, तो ये हो जाएगा M21 इंटू di1/dt, di1/dt ये आ जाएगा। सिमिलरली अगर मुझे फर्स्ट कॉइल में फाइंड करना है इंड्यूस्ड ईएमएफ इन कॉइल 1, तो ये वाली वैल्यू हो जाएगी -M12 di2/dt,
di2 बाय डी हो जाएगा। एक्सपेरिमेंटली क्या ऑब्जर्व किया, इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू सेम, दिस इक्वल्स टू दिस। बाय एक्सपेरिमेंट वो कभी होता है वो भी आगे बताऊं। बाय एक्सपेरिमेंट m1 इक्वल्स टू m12 इक्वल्स टू m21, इसी को मैं m बोल देता हूँ। ये कभी आएगा जब कोई मीडियम नहीं होगा दो कॉइल के बीच, when there is no medium material medium between coils, when there is no material medium between coils, तभी आएगा ये। when there is when there is no material medium between coils, तभी आएगा ये। और ये m की वैल्यू को आप क्या बोल सकते हैं, बेसिकली m12 जो है, m12 क्या हो जाएगा 5t t1 अपॉन i2, एंड m21 जो हो जाएगा 5t2 अपॉन i1। नेक्स्ट द कोएफिशिएंट, ये जो डिपेंड करेगा किस पर डिपेंड करेगा, द कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन depends on the shape, size, medium and mutual arrangement of coils। कैसे अरेंज है उस पर भी डिपेंड करेगा। ऑफ coils, म्यूचुअल अरेंजमेंट ऑफ, और ये बात नोट कर लीजिए इसको। अब ये फाइंड कैसे करेंगे, जैसे आप सेल्फ इंडक्टेंस के लिए बताया था कैसे फाइंड करते हैं, वैसे ही म्यूचुअल इंडक्टेंस को कैसे फाइंड करेंगे। टेक्निक टू फाइंड द म्यूचुअल इंडक्टेंस, टेक्निक टू फाइंड द म्यूचुअल इंडक्टेंस, कैसे फाइंड करेंगे। स्टेप 1, किसी एक कॉइल में आप करंट अज्यूम कर लो, फिर दूसरे कॉइल में उस करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड फाइंड कर लो। जैसे फर्स्ट कॉइल में करंट अज्यूम किया, तो सेकंड कॉइल में उस करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करेंगे। फिर सेकंड कॉइल से फ्लक्स फाइंड करेंगे, उसको इक्वेट कर देंगे m इंटू आई। m इंटू सेकंड कॉइल में फाइंड कर रहे हैं तो m इंटू i1, फर्स्ट कॉइल में फाइंड करेंगे तो फ्लक्स को क्या लिखोगे m इंटू i2, क्योंकि फ्लक्स किस पे डिपेंड कर रहा है, सेकंड कॉइल में फ्लक्स जो है वो फर्स्ट कॉइल के करंट पे डिपेंड करता है। देखो यहाँ assume that a current i1 flows through coil 1, flows through coil 1. Assume that a current I1 flows through coil 1. Step 2, find the magnetic field V1. Find the magnetic field B1 due to I1 in the second coil. किसमें फाइंड किया, पहले करंट फाइंड कर लिया फर्स्ट कॉइल में, फिर सेकेंड कॉइल में उस करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड फाइंड, फिर उस करंट की वजह से क्या फाइंड किया, मैग्नेटिक, फिर क्या करेंगे, टोटल फ्लक्स फाइंड करेंगे सेकेंड कॉइल में, तो करंट से डिवाइड कर देंगे, किसके करंट से, तो कॉइल, वहां से अपने को क्या आ जाएगी, म्यूचुअल इंडक्टेंस की वैल्यू आ जाएगी, वहां से अपने को म्यूचुअल इंडक्टेंस की वैल्यू। देखो स्टेप 3, find the total flux
linked with coil 2, linked with coil 2. तो phi T2 की वैल्यू क्या हो जाएगी? phi T2 इज, ये क्या हो जाएगा? N2 इंटू phi 2, राइट? तो यहाँ से phi T2 की वैल्यू क्या हो गई आपको? N2 इंटू मैग्नेटिक फील्ड V1 इंटू एरिया A2. बट A2 क्या है? एरिया इन विच मैग्नेटिक फील्ड V1 इज प्रेजेंट. एरिया ऑफ कॉइल 2 in which B1 is present, in which B1 is present. नॉर्मली ऐसा होगा, cos थीटा भी लिख दीजिए चलेगा, कोई ये नहीं है, ठीक है. स्टेप 4, म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या हो जाएगा? phi T2 को आप क्या लिखोगे? M इंटू I1. तो I1 की M की वैल्यू क्या हो जाएगी? phi T2 अपॉन I1. अगर किसी ने सेकेंड कॉइल में करंट अज्यूम किया उसके अकॉर्डिंग आगे वाली स्टेप है ना, तो म्यूचुअल इंडक्टेंस ये आ जाएगा. नोट कर लीजिए, देखते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस फाइंड करते हैं क्या आता है. नहीं, म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ सर्कुलर कॉइल्स. म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ सर्कुलर कॉइल्स ये ऐसा है, ये ऐसा R1 R2. R2 इज, इसमें नंबर ऑफ टर्न्स, फर्स्ट कॉइल इसको अज्यूम कर लेते हैं, सेकंड कॉइल इसको, इसमें नंबर ऑफ टर्न्स N1 है, इसमें नंबर ऑफ टर्न्स N2 है, और ये दिया हुआ है R1 इज मच ग्रेटर देन R2. क्यों दिया हुआ है? Why R1 इज मच ग्रेटर देन R2? बिकॉज़ जब आप इसमें करंट अज्यूम करोगे ना, लेट्स से करंट फ्लोइंग थ्रू दिस कॉइल इज I1, इसमें जब आप करंट अज्यूम करोगे, इसकी वजह से आप इसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करोगे, तो आप इस पूरे वॉल्यूम में, इस वाले में आप मैग्नेटिक फील्ड को कांस्टेंट अज्यूम कर सकते हैं. क्यों कांस्टेंट अज्यूम कर सकते हैं? बिकॉज़ R2 इज मच स्मॉलर देन R1. ये R2 है, R2 इज मच स्मॉलर देन R1, इसलिए आप इस पूरे वाले रीजन में क्या कर सकते हैं? मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू को कांस्टेंट अज्यूम कर सकते हैं. तो इसलिए मैं इसकी वजह से सेंटर पे फाइंड करूंगा और पूरे रीजन में ही मैग्नेटिक फील्ड को कांस्टेंट अज्यूम करूंगा. इसलिए ये गिवन है R1 इज मच ग्रेटर देन R2. कभी ये R2 भी हो सकता है, ये R1 भी हो सकता है, ये R1 भी हो सकता है और ये R2 भी हो सकता है. तो सबसे पहले इसकी वजह से करंट अज्यूम कर लिया, फर्स्ट स्टेप यही है. सेकंड स्टेप क्या हुआ? इसकी वजह से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ कॉइल्स, at the center of coils due to I1, center of coils due to current in coil 1, due to current in coil 1. तो इसको B1 बोल देते. क्या आ जाएगा? म्यू नॉट I1 अपॉन 2 R1 इंटू नंबर ऑफ टर्न्स. ये टोटल फील्ड हो जाएगी. क्या आ गई? टोटल फील्ड. तो ये टोटल फील्ड क्या रहेगी? इस वाले इसमें कांस्टेंट रहेगी. तो सिंस R1 is much greater than R2, hence magnetic field inside the smaller, inside the smaller coil can be assumed to be constant. तो यहाँ से क्या जाएगा? टोटल फ्लक्स लिंक्ड विद कॉइल 2. टोटल फ्लक्स, थर्ड पॉइंट यही था, टोटल फ्लक्स लिंक्ड विद कॉइल 2, क्या आ जाएगा?
phi t2 equals to n2 into a2, n2 into एरिया है ना, b1 into एरिया, राइट। तो यहाँ से इसको आप क्या लिखोगे, m into i1, m into i1, phi 2 फाइंड कर रहे हैं तो i1, ये हो जाएगा n2, ये क्या है, म्यू नॉट i1 n1 by 2r1, और इसका एरिया कितना है, पाई r2 स्क्वायर, पाई r2 स्क्वायर। i1 से i1 कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ से म्यूचुअल इंडक्टेंस की वैल्यू क्या आ जाएगी, नेक्स्ट पेज में लिख, नोट कर लीजिए आप, कैसे फाइंड कर रहे हैं ये क्लियर होना चाहिए। यहाँ से म्यूचुअल इंडक्टेंस की क्या वैल्यू आ जाएगी, i1 कैंसिल आउट हो जाएगा, phi t2 है, तो यहाँ से mi1 इक्वल्स टू म्यू नॉट पाई n1 n2 r2 स्क्वायर इंटू i1 अपॉन 2r1। तो i1 कैंसिल कर दो, m की वैल्यू क्या आ जाएगी, म्यू नॉट पाई n1 इंटू r2 स्क्वायर बाय, यही म्यूचुअल इंडक्टेंस हो जाएगा उसका, ये क्या हो जाएगा, म्यूचुअल इंडक्टेंस। नेक्स्ट तुम लोग एक बार ट्राई करो, देखो आ रहा है या नहीं आ रहा है, म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ सोलेनोइड कॉइल सिस्टम, म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ सोलेनोइड कॉइल सिस्टम। ये सोलेनोइड है, और यहाँ पे ये कॉइल है, पैरेलल है, ये कॉइल है, सोलेनोइड है और कॉइल, टाइट कपलिंग इसको बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, टाइट कपलिंग। तो इस केस में कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग जो है वो 1 हो जाता है, वो आगे देखेंगे। तो ये वाला जो है, ये सोलेनोइड, और ये रेड वाला जो है ये कॉइल है। तो इसको मैं 2 मान लेता हूँ, इसको 1। तो इसमें जो नंबर ऑफ टर्न्स है वो n2 है, इसमें नंबर ऑफ टर्न्स n1 है। इसी एक में करंट अज्यूम कर लो, इसमें करंट अज्यूम कर लिया, लेट्स से I, और ये इनफाइनाइटली लॉन्ग है, इसका मैं L पार्ट कंसिडर कर रहा हूँ, सिर्फ कितना पार्ट, सिर्फ L पार्ट कंसिडर कर रहे हैं, L लेंथ, इनफाइनाइटली लॉन्ग है। तो इसमें करंट अज्यूम कर लिया, तो इसकी वजह से एक्सिस पे क्या फाइंड करेंगे अपन, इसका रेडियस r1 अज्यूम कर लिया, और इसका रेडियस r2, कॉइल 1 कॉइल है, इसमें नंबर ऑफ टर्न्स n2 है, इसमें नंबर ऑफ टर्न्स n, इसका लेंथ है इनफाइनाइटली लॉन्ग है, तो इसकी वजह से इसके एक्सिस पे करंट r1 की वैल्यू वेरी स्मॉल है, तो आप पूरे एरिया में मैग्नेटिक फील्ड को कांस्टेंट अज्यूम कर सकते हैं। इनफाइनाइटली लॉन्ग ले रहे हैं तो वो समझ में आना चाहिए कि लेंथ के कंपैरिजन में इसका रेडियस नेग्लिजिबल हो। तो इसकी वजह से सेंटर पे क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू कॉइल 1 इनसाइड द सोलेनोइड, ड्यू टू कॉइल inside the solenoid
इसको मैं B2 बोल देता हूँ, कितना जाएगा म्यू नॉट एन N2 इंटू आई, म्यू नॉट एन आई, ये भी क्या है एक सोलेनाइड ही है ना यार, ये भी एक सोलेनाइड ही है, इसको कॉइल बोल रहे हैं अपन। तो B2 की वैल्यू क्या हो जाएगी म्यू नॉट, ये कितना हो जाएगा N2 बाई एल इंटू आई टू, N2 बाई एल इंटू आई टू। तो ये मैग्नेटिक फील्ड आ गई इसकी वजह से। तो इससे फ्लक्स कितना एसोसिएटेड होगा, तो टोटल फ्लक्स लिंक्ड विथ सोलेनाइड, टोटल फ्लक्स लिंक्ड विथ सोलेनाइड, सोलेनाइड से कितना फ्लक्स लिंक्ड होगा, एफ फाइ T1 बोल देता हूं मैं इसको, ये क्या हो जाएगा N1 इंटू B2 इंटू A1, राइट। A1 भी किसका, एरिया इन विच मैग्नेटिक फील्ड इज प्रेजेंट, तो इसके पूरे रीजन में मैग्नेटिक फील्ड होगा इसकी वजह से। इसी को मैं अपन क्या बोल देंगे M इंटू आई टू, M इंटू आई टू। N1 ये क्या रहा है म्यू नॉट N2 आई टू बाय एल, एरिया कितना आ जाएगा पाई R1 स्क्वायर, I2 से I2 कैंसिल आउट हो जाएगा, म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या आ गया म्यू नॉट पाई N1 N2 R1 स्क्वायर बाई एल, R1 स्क्वायर बाय एल क्या आएगा म्यू नॉट पाई N1 N2 R1 स्क्वायर बाई एल, यही इसका म्यूचुअल इंडक्टेंस। ये इसका क्या हो गया, सिंपल है, कुछ नहीं करना होता है। एक बार तुम इसमें करंट अज्यूम करो फिर फाइंड करो, तो इसको आप ऐसा बोल सकते हैं, ये क्या है M12, M12। और एक बार आप करंट इस कॉइल में अज्यूम कीजिए 1 में और इसमें फाइंड कीजिए, मैं फाइंड करूंगा फिर ये इसे मैं थोड़ा सा कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग बताऊंगा, कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग, पहले आप इसको नोट कर लीजिए। सेम ही आएगा, राइट, सेम ही आना है, क्योंकि यहाँ पे जो ये कपलिंग है ना ये टाइट कपलिंग है, इसमें चेंज नहीं होता है कुछ। देखते हैं यहाँ, ये 1 ये 2, तो मैं इसमें करंट अभी अज्यूम कर लेता हूँ I1, इसकी वजह से क्या आएगा मैग्नेटिक फील्ड, तो इसी रीजन में आएगा, सिर्फ इतने ही रीजन में मैग्नेटिक फील्ड आएगा, इनफाइनाइटली लॉन्ग है, इनफाइनाइटली लॉन्ग है, ये कॉइल है,
ये सोलेनाइड है, नंबर ऑफ टर्न्स N1 N2। तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट इन सोलेनाइड, इसको मैं B1 बोल देता हूँ। ये कितना जाएगा, म्यू नॉट N1 I1। तो B1 की वैल्यू जो हो जाएगी म्यू नॉट, ये हो जाएगा N1/L इंटू I1, ये हो जाएगी मैग्नेटिक। तो टोटल फ्लक्स इससे कितना लिंक्ड होगा यार, अभी देखो मैग्नेटिक फील्ड इसकी वजह से फाइंड कर रहे हैं, तो फ्लक्स इसमें फाइंड करना है कॉइल में। तो टोटल फ्लक्स लिंक्ड विद कॉइल 2, टोटल फ्लक्स लिंक्ड विद कॉइल 2, कितना फ्लक्स होगा 5T2। इसको आप क्या लिखेंगे, N2 इंटू B1 इंटू एरिया, राइट, A2। बट आप ये समझिए A2 की वैल्यू यहाँ पे क्यों, एरिया इन विच मैग्नेटिक फील्ड इज प्रेजेंट, एरिया इन विच मैग्नेटिक फील्ड इज प्रेजेंट, राइट। तो ये बताओ मैग्नेटिक फील्ड तो सिर्फ इस सोलेनोइड में ही होगा, बाहर तो कुछ नहीं होगा। तो ये कॉइल 2 से फ्लक्स फाइंड कर रहे हैं, बट एरिया सिर्फ उसका आएगा जिसमें मैग्नेटिक फील्ड है, तो इसी एरिया में मैग्नेटिक फील्ड है। R1 वाले रीजन में ही मैग्नेटिक फील्ड है, R2 में नहीं है, पूरे R2 में मैग्नेटिक फील्ड। जैसे एक क्वेश्चन कराया था स्टार्टिंग में, ये ऐसा है मैग्नेटिक फील्ड सिर्फ इसमें है, तो इससे फ्लक्स फाइंड करना था, तो क्या लिखते थे, बी इनटू एरिया ऑफ दिस, एरिया इन विच मैग्नेटिक फील्ड इज प्रेजेंट, है ना। तो सिर्फ इतना ही एरिया कंसिडर किया था, ये पूरा एरिया कंसिडर नहीं किया था, बिकॉज पूरे में मैग्नेटिक फील्ड है ही नहीं। तो फ्लक्स तो इससे फाइंड कर रहे हैं, बट एरिया सिर्फ इसमें होगा, मतलब मैग्नेटिक फील्ड सिर्फ इस वाले रीजन में होगी। तो आपको एरिया उसी का लिखना है, लिखेंगे तो A2 N2 B1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, म्यू नॉट N1/L इंटू I1। बट A2 मतलब एरिया इन विच मैग्नेटिक फील्ड इज प्रेजेंट, तो कितने एरिया में मैग्नेटिक फील्ड है, पाई R1 स्क्वायर में ही है, इसमें पाई R1 स्क्वायर में ही मैग्नेटिक फील्ड है, राइट। मैं यहाँ पे स्टार लगा देता हूँ, जब रिवीजन करो तो थोड़ा एक बार सोचो, थिंक। तो यहाँ से ये वाली वैल्यू क्या आ जाएगी आपको, इसको आप लिख सकते हैं M इंटू I1, ये वाली वैल्यू क्या आ गई, म्यू नॉट पाई N1 इंटू R1 स्क्वायर इंटू I1/L। देखो I1 से I1 कैंसिल आउट हो जाएगा, M की वैल्यू क्या आ गई, म्यू नॉट पाई N1 इंटू R1 स्क्वायर/L। तो M1, तो यहाँ से भी वैल्यू वही आ रही, ये क्या है M21, ये भी M12 इक्वल्स टू M21, M12 इक्वल्स टू M2। क्लियर है। अगर कोई मीडियम होगा तो म्यू को चेंज कर देंगे, कोई मीडियम होगा तो म्यू को क्या करेंगे अपन, चेंज कर देंगे। यहीं से टर्म डिफाइन करेंगे अपन, कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग, कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग के। एक बार समझ, जैसे ये ऐसा है, कॉइल है, दो कॉइल है, दोनों सोलेनाइड है, या कॉइल ही बोल दीजिए आप। ये इस टाइप से है ना, इस टाइप से, ये 2 है, ये 1 है। तो अगर मैं म्यूचुअल इंडक्टेंस फाइंड करूं, तो दोनों का म्यूचुअल इंडक्टेंस तो सेम ही आएगा, है ना। अभी क्या अज्यूम कर लेते हैं, अभी मैं ऐसा ये अज्यूम कर लेता हूँ, इसमें जो नंबर ऑफ टर्न्स है वो N2 है, इसका सेल्फ इंडक्टेंस भी है L2, और ये जो कॉइल है इसका N1 है और सेल्फ इंडक्टेंस L1 है। नंबर ऑफ टर्न्स N1, सेल्फ इंडक्टेंस L1। यहाँ पे क्या है, कोई फ्लक्स का लीकेज नहीं, जो भी फील्ड लाइंस आ रही है इससे भी पास होगी, इसकी जो फील्ड लाइंस होगी इससे भी पास होगी। तो यहाँ पे क्या है, देयर इज नो लीकेज ऑफ फ्लक्स, देयर इज नो लीकेज ऑफ फ्लक्स, देयर इज नो लीकेज ऑफ फ्लक्स, फ्लक्स का कोई लीकेज ही नहीं। तो जहां पे फ्लक्स का लीकेज नहीं होगा, वहां उसको बोलेंगे मैक्सिमम कपलिंग या टाइट कपलिंग। ये क्या है, टाइट कपलिंग है, कपलिंग, मैक्सिमम कपलिंग, और यू कैन से टाइट कपलिंग। इतना पहले आप नोट कर लीजिए, फिर आगे देखते क्या।
डन। तो यहाँ पे क्या है, इस केस में क्या है, M12 इक्वल्स टू M21 इक्वल्स टू M, राइट। हेंस M12 इंटू M21 इज M इंटू M, M स्क्वायर। M21 को क्या लिखोगे, 5T2/I1, ये क्या हो जाएगा 5T1/I2, राइट। ये जाएगा 5T2/I1 और ये हो जाएगा M स्क्वायर। तो ये 5T2 क्या है, N1 ∅1/I2 और ये है N2 ∅2/I1 इक्वल्स टू M स्क्वायर। तो आप इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या, N1 ∅1/I1 इंटू N2 ∅2/I2 इक्वल्स टू M स्क्वायर। ये कुछ है क्या, N N1 ∅1/I1, इसको बोलते हैं L1, ∅1/I1 L1 हो जाएगा ये सेल्फ इंडक्टेंस, ये हो जाएगा L2 इक्वल्स टू M स्क्वायर। इस केस में M की वैल्यू क्या हो गई, √L1 इंटू। बट ये कभी होगा जब मैक्सिमम कपलिंग होगी, तभी होगा। मैक्सिमम कपलिंग नहीं होगी तो M की वैल्यू ये नहीं है। इफ देयर इज सम लीकेज, if if there is some leakage of flux between coils, then उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, M इक्वल्स टू यहाँ पे कांस्टेंट आ जाएगा, बिकॉज इसकी वैल्यू तो इसके इक्वल होगी नहीं, तो कांस्टेंट आ जाएगा कि K कांस्टेंट हो गया, फ्लक्स की वैल्यू चेंज हो चुकी है, K कांस्टेंट आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा L1 इंटू L2, बाकी सब वही रहेगा। तो K जो है इसी को बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग। K जो है इसी को क्या बोलते हैं अपन, K is coefficient of coupling, coefficient of coupling। अब इसकी वैल्यू डिपेंड करती है ओरिएंटेशन, कॉइल्स के ओरिएंटेशन पर डिपेंड करती है। कॉइल, जो भी कॉइल है उसके ओरिएंटेशन पर डिपेंड करती है ना। अगर टाइट कपलिंग होगी तो K की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, लूज कपलिंग होगी तो K इज लेस देन 1, अगर कोई कपलिंग नहीं है तो K वुड बी 0। नो कपलिंग के केस में K की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। K की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। एक बार इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे उसको देख लें।
तो यहाँ से के की वैल्यू क्या आएगी, तो के क्या था आपका, के इक्वल्स टू एम अपॉन अंडर रूट L1 L2, राइट। के की वैल्यू क्या है, के इक्वल्स टू एम अपॉन अंडर रूट L1 L2। अब देखो के की वैल्यू 1 है, तो 1 किसके लिए आएगा, टाइट कपलिंग के लिए आएगा, टाइट कपलिंग। इसका मतलब इसमें कैसा हो, या मैक्सिमम कपलिंग बोल दीजिए, ये कॉइल्स जो रहेंगे ये कुछ ऐसे रहेंगे, देयर इज नो लीकेज ऑफ फ्लक्स, देयर इज नो लीकेज ऑफ फ्लक्स, ये कॉइल ऐसे रहेंगे, राइट। के की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन 0 लेस देन 1 जो रहेगा वो लूज कपलिंग के लिए रहेगा, किसके लिए, लूज कपलिंग, लूज कपलिंग। तो लूज कपलिंग के केस में कैसा रहेगा, ये कुछ इस टाइप से, ये कुछ ऐसा क्लोज रहेगा बट ऐसा रहेगा, क्योंकि इसका जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होगा कुछ इससे भी क्रॉस करेगा, तो यहाँ पे एयर है ना, तो वैसा रहेगा, कुछ इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इससे भी क्रॉस करेगी। के इक्वल्स टू 0, नो कपलिंग। इस केस में ये कैसा रहेगा, ये ऐसा, ये ऐसा, तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इससे पास नहीं, ये कहीं पे ऐसा हो सकता है, ये कॉइल ऐसा है और यहाँ पे कॉइल ऐसा है, तो इस टाइप की जो कपलिंग होगी, इसको यहाँ पे कोई कपलिंग ही नहीं, इसके मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इसका फ्लक्स चेंज होने वाला नहीं है, इसके मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इसका फ्लक्स चेंज नहीं होगा, इसलिए नो कपलिंग। तो उस केस में के की वैल्यू 0 आ जाएगी, के की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। अब देखिए यहाँ से करंट यहाँ पे ऐसा जा रहा है, वापस ऐसा आ रहा है, ये ऐसा जाएगा ऐसा, यहाँ पे करंट ऐसा जाएगा, तो इसमें और इसमें सेम डायरेक्शन में करंट, राइट, इसमें और इसमें सेम डायरेक्शन में करंट, इसका L1 अज्यूम कर लेते हैं, ये M, ये L2 और ये भी M। तो इसका जब L इक्विवेलेंट लिखोगे, पहले क्या कंसिडर करते हैं, ये दोनों बेसिकली सीरीज में ही है बट करंट का डायरेक्शन सेम है, ये दोनों सीरीज में है बट करंट का डायरेक्शन सेम है। तो पहले अपन कैसे लिखते थे, L1 प्लस L2, अभी क्या लिखेंगे, L इक्विवेलेंट इज L1 प्लस L2 प्लस 2M, प्लस क्या आ जाएगा 2M, सीरीज में ही है बट 2M ऐसा हो जाएगा। अगर मैं इसके डायरेक्शन को चेंज कर दूंगा ना, तो यहाँ पे माइनस है, उसको सॉल्व भी कर सकते हैं LdI/dt, ये ऐसा है, ये ऐसा है, करंट ऐसा जाए, तो ओरिएंटेशन पे डिपेंड करता है ये म्यूचुअल इंडक्टेंस, ये ऐसा जा रहा है, ये ऐसा, ये ऐसा आ रहा है, ये ऐसा। तो देखो L L1 M है और ये L2 है M। इसमें करंट इस डायरेक्शन में जा रहा है, इसमें इस डायरेक्शन में आ रहा है, जब आप सॉल्व करेंगे तो ये ऐसा दिखेगा, लर्न कर लेना है और कुछ नहीं, -2M दिखेगा। इसका पैरेलल कॉम्बिनेशन भी बट कभी आया नहीं है, मैं इसे साइड में लिख देता हूँ, ये सीरीज कॉम्बिनेशन है, क्या है, सीरीज। पैरेलल में सिर्फ ऐसा फॉर्मूला लिख देता हूँ, एक बार ट्राई करना सॉल्व करने के लिए, कभी क्वेश्चन आया है नहीं, इसलिए मैं सिर्फ फॉर्मूला बता देता हूँ। पैरेलल कॉम्बिनेशन में ये जो L इक्विवेलेंट होता है L1 L2 माइनस M स्क्वायर बाय L1 प्लस L2 प्लस -2M, कुछ ऐसा है, कभी प्लस आएगा कभी माइनस आएगा, ओरिएंटेशन पर डिपेंड करेगा, नोट कर लो इतना पहले, बट कभी क्वेश्चन आया नहीं इससे, नोट कर लीजिए।
डन। एक सिंपल सा क्वेश्चन पहले करते हैं, फिर मैं कुछ क्वेश्चन कराऊंगा। Two solenoids, A and B, spaced close to each other, close to each other, close to each other, and sharing the same cylindrical axis. Sharing the same cylindrical axis have 400 and 700 tons respectively. Tons respectively. A current of 3.5 ampere in coil A produced an average flux of 300 microweber through each turn of coil A, to each turn of coil A, and a flux of 90 microweber through each turn of coil B. First, calculate the mutual inductance of two solenoids. Second, what EMF is induced in B when the current in A increases at the rate of 0.5 ampere per second. 0.5 ampere per second. जो इंफॉर्मेशन है पहले उसको क्या गिवन है, Na 400, Nb 700, current in coil A 3.5 ampere, flux associated with each turn of coil A 300 microweber, phi B 90 microweber. फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा है म्यूचुअल इंडक्टेंस, तो म्यूचुअल इंडक्टेंस के लिए पहले फ्लक्स फाइंड करें।
तो देखो फ्लक्स में जो ये फाई ए है वो खुद की वजह से है करंट, मतलब ये कॉइल ए जो है इसमें जो करंट फ्लो कर रहा है उसी की वजह से ये फ्लक्स है, तो इससे म्यूचुअल इंडक्टेंस नहीं आ पाएगा। करंट अगर ए में है तो फ्लक्स किससे फाइंड करना पड़ेगा, बी से। तो अगर मुझे म्यूचुअल इंडक्टेंस फाइंड करना है तो एम को मैं ऐसा लिखूंगा फाई टी टू अपॉन फाई टी बी अपॉन आई ए, तो ये एन बी, फाई बी इच टर्न है ना, इच टर्न है इसीलिए फाई बी एन अपॉन आई। तो क्या आ जाएगा आंसर यार, 700 इंटू 90 इंटू 10⁻⁻6 अपॉन 3.5, इतना आएगा आंसर ये। 1.8 इंटू 10⁻⁻2 हेनरी आंसर है, 1.8 इंटू 10⁻⁻2 हेनरी आंसर है। सेकेंड, ईएमएफ इंड्यूस फाइंड करना है, ई इंड्यूस थ्रू बी, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा m इंटू डी फाइव बाई डी टी, डी आई वन बाई डी टी, राइट। v से फाइंड करना है तो i1 मतलब a फाइंड करना पड़ेगा, ऐसे मॉड ले लो। तो m डी आई ए बाई डी टी, m की वैल्यू क्या है 1.8 इंटू 10⁻⁻2, आई डी आई ए बाई डी टी इज गिवन एज 0.5, तो 0.5 लिख लिया। तो 0.9 इंटू 10⁻⁻2 वोल्ट, तो आंसर आ जाएगा 9 इंटू 10⁻3। नोट कर लीजिए, फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन भाई, क्या था, फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन। एक दो क्वेश्चन करते हैं अभी। इनफाइनाइटली लॉन्ग करंट कैरिंग वायर है, I1 अज्यूम कर लो इसमें, और ये कॉइल है, बी ए सी, बी ए सी। क्वेश्चन है क्या फाइंड करना है, ये इनफाइनाइटली लॉन्ग है, ये रेक्टेंगुलर कॉइल है, ये इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर है। कैलकुलेट द म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन, कैलकुलेट। तो इसमें करंट I1 मान लिया है, तो इसकी वजह से यहाँ पे क्या फाइंड करेंगे पहले, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करेंगे, फिर फ्लक्स आएगा, इससे फ्लक्स फाइंड करेंगे, फिर इसके करंट से डिवाइड कर देंगे, टोटल फ्लक्स फाइंड कर लो इससे, टोटल फ्लक्स आ जाएगा। तो किसके करंट से, उसको क्या लिखेंगे, ये 2 है, इससे फ्लक्स आया है, तो फाइव टी टू बाई I1, वो क्या बन जाएगा अपना म्यूचुअल इंडक्टेंस। कैलकुलेट द म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ, म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन।
किसी का आया कुछ क्या? क्या करेंगे पहले, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करेंगे। अपने को पता है मैग्नेटिक फील्ड क्या वैरी कर रही है, एक्स डिस्टेंस पे क्या किया है, स्मॉल एलिमेंट ले लिया, एक्स डिस्टेंस पे स्मॉल एलिमेंट ले लिया dx का। इसका एरिया पता है अपने को, ऐसे फ्लक्स आ जाएगा। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्या आ जाएगी, b1 इज म्यू नॉट I1 बाय 2 πx। तो फ्लक्स लिंक्ड विद दिस स्मॉल एलिमेंट d phi 2, d phi 2 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, हेंस d phi 2 इज b1 इंटू da, राइट। नंबर ऑफ टर्न्स तो है नहीं, b1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, म्यू नॉट I1 बाय 2 πx, da इज a dx, ये a है तो a dx d phi 2। तो टोटल फ्लक्स क्या हो जाएगा, टोटल फ्लक्स लिंक्ड विद रेक्टेंगुलर कॉइल, टोटल फ्लक्स लिंक्ड विद रेक्टेंगुलर कॉइल, फाई 2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई 2, ये कितना आ जाएगा, म्यू नॉट a बाई 2 पाई कॉन्स्टेंट है, बाहर कर दीजिए, I1 भी कॉन्स्टेंट है, 1/x dx, x वैरीज फ्रॉम c टू b प्लस सी, राइट, c टू b प्लस सी, x कहाँ से कहाँ तक वैरी कर रहा है, तो c टू b प्लस सी। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, म्यू नॉट a I1 बाई 2 पाई लॉन b प्लस सी अपॉन b प्लस सी अपॉन सी, ठीक है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स जो है, ये म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या आ जाएगा, इसको आप क्या लिख सकते हैं, m इंटू I1, m इंटू I1, हेंस I1 इज m इज I1 से I1 कैंसिल हो जाएगा, तो m की वैल्यू क्या आ जाएगी, m इज म्यू नॉट a अपॉन 2 पाई लॉन b प्लस सी बाई सी, लॉन b प्लस, यही हो गया म्यूचुअल इंडक्टेंस, यही क्या हो गया म्यूचुअल, नोट कर लीजिए आप। क्लियर है, एक और क्वेश्चन, इनफाइनाइटली लॉन्ग है, इनफाइनाइटली लॉन्ग, लेट्स से करंट I1 अज्यूम कर, वैसे भी करंट इसी में अज्यूम करना पड़ेगा, इसके थ्रू फ्लक्स तो नहीं दिखेगा अपने को। ट्रायंगुलर जो है ये लूप है, कॉइल है, ट्रायंगुलर कॉइल, यहां से इसका डिस्टेंस ए है, ये डिस्टेंस ए है, और यहां से इसका डिस्टेंस h, और ये डिस्टेंस b है, ये डिस्टेंस क्या है b, ये a, ये h, ये b। कैलकुलेट द म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन, कैलकुलेट द म्यूचुअल इंडक्टेंस of the combination।
कैलकुलेट द म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन। तो पहले इसमें एरिया के लिए आपको इसका स्ट्रिप जो लोगे उसका लेंथ भी फाइंड करना पड़ेगा इस डायरेक्शन में, बेस मान लो ऐसा समझो। इक्विलेटरल ट्रायंगल नहीं दिया हुआ है, इक्विलेटरल ट्रायंगल वैसा कुछ क्वेश्चन में गिवन ही नहीं, ऐसा ही ट्रायंगल है ना, क्वेश्चन में कुछ गिवन नहीं तो तुम तो फिर एंगल से फाइंड कर लोगे शायद, है ना। इसलिए ये इन्फॉर्मेशन गिवन है बी ओ एच। अगर इक्विलेटरल होता तो कोई एक साइड गिवन होता, यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ एच, राइट, बट वैसा कुछ नहीं दिया हुआ। आपको फाइंड करना पड़ेगा सिमिलर ट्रायंगल। जब आप एलिमेंट लोगे ना यहाँ पे ऐसा, तो ये एक ट्रायंगल बनेगा और एक ये लास्ट ट्रायंगल, वैसा दोनों सिमिलर ट्रायंगल होंगे। तो उससे आर डिस्टेंस पे वो स्ट्रिप लो ना, यहाँ से आर डिस्टेंस पे लो, ये वाला आर डिस्टेंस पे वो स्ट्रिप लीजिए आप, यहाँ से लेना, ठीक है, ये वाला। तो वो थोड़ा इजी दिखेगा, नहीं तो तुम यहाँ से भी कंसिडर कर सकते हो, उसमें कोई ये है नहीं, बट फिर से वो माइनस वाला टर्म यहाँ पे आ जाएगा, वो थोड़ा डिफिकल्ट जाएगा। माइनस से अगर ये करना है तो ज्यादा बेटर है यहाँ से लो, नहीं तो वरना फिर यहाँ से लोगे ना तो ये वाला टर्म माइनस में आ जाएगा, आंसर तो वही आएगा, आंसर में चेंज नहीं आएगा, बट वो वाला टर्म माइनस आ जाएगा, थोड़ा कैलकुलेशन में वो इधर उधर दिखेगा वैसा। देखते हैं। तो सबसे पहला काम, अगर म्यूचुअल इंडक्टेंस फाइंड करना है, इससे फ्लक्स फाइंड कर लेंगे और इसके करंट से डिवाइड कर देंगे। तो इससे फ्लक्स फाइंड करना है अपने, क्या फाइंड करना है, फ्लक्स। मैं यहाँ से कंसिडर कर रहा हूँ, आर या एक्स अज्यूम कर लीजिए, एक्स, एक्स डिस्टेंस पे डी एक्स विड्थ का एलिमेंट ले लीजिए, ये डी एक्स विड्थ का ये वाला एलिमेंट कंसिडर कर लिया। एक्स डिस्टेंस पे डी एक्स विड्थ का एलिमेंट कंसिडर कर लिया, ये बी है, और ये वाला डिस्टेंस एच, ये डिस्टेंस क्या है, एच, और ये डिस्टेंस एक्स है। तो ये डिस्टेंस आप फाइंड कर सकते हैं, ये डिस्टेंस, इसको मैं वाई बोल देता हूँ, राइट। तो ये डिस्टेंस तो आपका ये है, करंट ऐसा है I1। तो इसका जो एरिया फाइंड करने के लिए आपको सिमिलर ट्रायंगल का यूज करना पड़ेगा, है ना, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल। तो सिमिलर ट्रायंगल का आप यूज करोगे तो x बाय वाई इक्वल्स टू h बाय बी आएगा। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी आपको, bx बाई एच, y की वैल्यू क्या आ जाएगी, bx बाई एच। तो इसका जो एरिया होगा, एरिया ऑफ स्ट्रिप जो आ जाएगा, एरिया ऑफ स्ट्रिप, तो ये जो dA आएगा वो आ जाएगा y इंटू डी एक्स, राइट। इतने पार्ट को आप हॉरिजॉन्टल मान सकते हैं, तो रेक्टेंगुलर ये बन जाएगा y इंटू डी। तो देयरफॉर dA इक्वल्स टू बी एक्स एच अपॉन डी एक्स, ये बन गया अपना एरिया। अब यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड कर लेते हैं।
magnetic field at a distance, magnetic field due to wire, due to infinitely long wire, infinitely long wire, तो उसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी V1 वो क्या आ जाएगी, म्यू नॉट I1 बाय 2 पाई, ये डिस्टेंस कितना है, a प्लस, तो फ्लक्स एसोसिएटेड विद दिस स्ट्रिप क्या आ जाएगा, आंसर डी फाई की वैल्यू क्या हो जाएगी आपको, B1 into dA, therefore d phi is mu naught I1 by 2 pi into a plus x into dA is bx by h into dx, bx by h into dx, है ना, ये वाली वैल्यू आ जाएगी। तो देयरफॉर डी फाई की जो वैल्यू आ जाएगी आपको म्यू नॉट I1 b अपॉन 2 पाई h, ये हो जाएगा x अपॉन a प्लस एक्स इंटू डी एक्स। पहले इतना नोट कर लीजिए आप। स्टेप बाय स्टेप है यार, एक बार समझ में आया तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, नहीं समझा क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। समझ में आना चाहिए कि कैसे सॉल्व करते हैं, पहले मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है, फिर फ्लक्स फाइंड करना है, तो जिसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड फाइंड कर रहे हैं उसी करंट को डिवाइड करना, उसी करंट से डिवाइड करना, किसको, फ्लक्स, उसी करंट से क्या डिवाइड करना है, फ्लक्स। डन। अब इसको इंटीग्रेट कर देते हैं अपन, इसको इंटीग्रेट कर देते हैं, देखते क्या है। तो डी फाई की वैल्यू क्या है, एक बार डी फाई लिख देता हूँ। डी फाई क्या आ रहा है अपने को, म्यू नॉट I1 b बाय 2 पाई h, है ना, म्यू नॉट I b बाय 2 पाई h इंटू एक्स अपॉन a प्लस एक्स डी एक्स। तो टोटल फ्लक्स कितना आ जाएगा यार, टोटल फ्लक्स लिंक्ड विथ ट्रायंगुलर कॉइल, लिंक्ड विथ ट्रायंगुलर कॉइल, तो फाई की वैल्यू जो है फाई टू बोल देते हैं अपन इसको, फाई टू इज इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई, तो ये आ जाएगा म्यू नॉट I1 बाय b इंटू 2 पाई h x अपॉन a प्लस एक्स इंटू डी एक्स। इसको तो इंटीग्रेट कर ही सकते हैं, ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, m इंटू I1 से I1 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो म्यूचुअल इंडक्टेंस की जो वैल्यू है म्यू नॉट b बाय 2 पाई h इंटू, इसको क्या लिख सकते हैं, ये वाला पार्ट, इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या, a प्लस एक्स माइनस ए बाय a प्लस एक्स इंटू डी एक्स, राइट। m की वैल्यू क्या आ रही है आपको, म्यू नॉट b बाय 2 पाई h, ये हो जाएगा आपका a प्लस एक्स अपॉन a प्लस एक्स, 1 हो जाएगा dx माइनस a अपॉन a प्लस एक्स dx। फिर लिमिट्स पुट करेंगे तो ये तो कैंसल आउट हो जाएगा, 1 आ जाएगा, म्यू नॉट b बाय 2 पाई h इंटू dx, x वैरीज फ्रॉम, x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जाएगी, तो 0 टू h, x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई करेगी, 0 टू
H, है ना। x कहाँ से कंसिडर किया है, x यहाँ से कंसिडर किया है अपन ने, यहाँ से नहीं कंसिडर किया, यहाँ से। तो यहाँ से ये स्टेप यहाँ से लेकर यहाँ ले सकते, तो 0 to h, x varies from 0 to h, माइनस a को बाहर कर दीजिए, 1 plus ax dx 0 to h, 0 to h। तो ये वाली जो वैल्यू होगी m की वैल्यू हो जाएगी म्यू नॉट b अपॉन 2 पाई h, ये हो जाएगा h माइनस ए लॉन a प्लस एक्स, 0 to h। तो क्या आ जाएगा म्यूचुअल इंडक्टेंस, m की वैल्यू म्यू नॉट b बाय 2 पाई h इंटू h माइनस ए लॉन a प्लस h माइनस लॉन a। तो आंसर क्या आएगा, m की वैल्यू आ जाएगी म्यू नॉट b बाय 2 पाई h इंटू h माइनस ए लॉन a प्लस h बाय a। यही क्या आ गया, म्यूचुअल इंडक्टेंस। कैसे फाइंड करना है, क्या करना है, क्लियर होना चाहिए यार। म्यूचुअल इंडक्टेंस, म्यूचुअल नोट कर लीजिए। डन। नेक्स्ट लिखेंगे अपन एडी करेंट्स। एडी करंट या इसी को बोलते हैं फोकल करंट। फोकल करंट, एडी करंट। एडी करंट बेसिकली क्या है, ये इंड्यूस्ड करंट ही है, बट समझते हैं कि ये कभी आएगा। कभी इंड्यूस्ड करंट को आप बोलोगे एडी करंट्स। ये क्या है, इंड्यूस्ड करंट ही है, इंड्यूस्ड करंट, इंड्यूस्ड करंट। ये एक लूप है, कंडक्टिंग लूप, कंडक्टिंग लूप। ये लूप है, मतलब सिर्फ यहाँ पे करंट मूव कर सकता। अगर मैं ऐसा बताऊं, सपोज मैं ऐसा ज्यूम कर रहा हूँ बी एग्जिस्टिंग इनवर्ड्स, कैसे इनवर्ड्स और इंक्रीजिंग है, तो फ्लक्स क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो फ्लक्स इंक्रीज होगा तो बी इंड्यूस्ड कैसा आएगा, बी इंड्यूस्ड आउटवर्ड्स आएगा। आउटवर्ड्स आने के लिए करंट कैसा फ्लो करना चाहिए, ऐसा, राइट। आई इंड्यूस्ड ऐसा होना चाहिए, ऐसा फ्लो करेगा तभी बी इंड्यूस्ड जो है वो आउटवर्ड्स आएगा। अभी मैं क्या करता हूँ, ये कंडक्टिंग लूप नहीं है, ये कंडक्टिंग डिस्क है, कंडक्टिंग, और यू कैन से मेटल डिस्क, डिस्क है ये। पूरे सरफेस पे ही चार्ज होगा, पूरे सरफेस, अभी तो न्यूट्रल है,
और यहाँ पे क्या है, बी एग्जिस्टिंग जो है वो इनवर्ड्स है और इंक्रीजिंग है। ये क्या हो गया, 1 मिनट रुक जाओ, एक तो ज्यादा ही। अभी यहाँ पे डिस्क ले लिया मैंने, है ना, और ये डिस्क जो है कंडक्टिंग मेटल डिस्क, बी इंक्रीजिंग है तो फाई इंक्रीज होगा, फाई इंक्रीज होगा तो बी इंड्यूस जो आएगा, बी इंड्यूस जो होगा वो इन आउटवर्ड्स आएगा। बी इंड्यूस्ड अगर आउटवर्ड्स है तो अभी बताओ करंट कैसा फ्लो करेगा इसमें। चार्ज तो सिर्फ यहाँ पे है नहीं, चार्ज तो यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी, यहाँ पे पूरे एरिया में ही। तो ऐसा तो फ्लो नहीं करेगा, तो कैसा फ्लो करेगा, करंट कैसा फ्लो करेगा। हर पार्टिकल जो है ऐसा मूव करा हुआ, यहाँ का पार्टिकल ऐसा, यहाँ का पार्टिकल ऐसा, तो करंट ऐसा सर्कुलर हो जाएगा क्लोज लूप में। ऐसा करंट, करंट जो है इसी में फ्लो करता रहेगा। करंट कैसा होगा, ऐसा जा रहा होगा, ऐसा जा रहा होगा, आउटवर्ड्स है तो करंट ऐसा जाएगा तभी आएगा आउटवर्ड्स, ऐसा जा रहा होगा, ऐसा जा रहा होगा, यही है आई इंड्यूस्ड। तो इस करंट को ही क्या बोलते हैं अपन, इसी करंट को बोलते हैं एडी करंट्स। इसी करंट को क्या बोलते हैं, एडी करंट्स। आ रही है बात समझ। जब भी कोई कंडक्टिंग मेटल डिस्क लोगे या कोई शीट लिया कंडक्टिंग, तो उसमें करंट ऐसा क्लोज पाथ में जाए, तो इसी ग्रुप ऑफ इंड्यूस्ड करंट को बोलते हैं एडी करंट्स। इसी ग्रुप ऑफ इंड्यूस्ड करंट को क्या बोलेंगे अपन, एडी करंट्स। जैसे अगर मैंने ऐसा एक लूप लिया होता, ये एक लूप है, कंडक्टिंग लूप, शीट नहीं है, कंडक्टिंग लूप, कंडक्टिंग लूप, और सपोज बी एग्जिस्टिंग जो है वो आउटवर्ड्स है और इंक्रीजिंग, फाई इंक्रीज हो रहा है, तो बी इंड्यूस जो हो जाएगा वो इनवर्ड्स आएगा, वो क्या आएगा, इनवर्ड्स आएगा। तो यहाँ पे जब आप शो करेंगे इनवर्ड्स, तो करंट ऐसा आना चाहिए, क्लॉकवाइज आई इंड्यूस्ड, करंट ऐसा आना चाहिए, राइट। करंट जो होगा ये ऐसा, आई इंड्यूस्ड। बट यही अगर ये शीट होगा तो कैसा होगा, कंडक्टिंग शीट होता, अगर इसी को मैंने कंडक्टिंग शीट ले लिया, कंडक्टिंग शीट, तो अभी कैसा होगा, पी एग्जिस्टिंग आउटवर्ड से और इंक्रीजिंग है, फाई इंक्रीजिंग है, पी इंड्यूस जो है, पी इंड्यूस्ड इनवर्ट्स होता, राइट। तो यहाँ पे करंट कैसा आता, क्लॉकवाइज तो होता, बट सिर्फ इसी पे फ्लो नहीं करता, बिकॉज हर जगह पे पार्टिकल है। इस टाइप से आता, ऐसा, ऐसा, ऐसा। इसी इंड्यूस्ड करंट को अपन क्या बोलते हैं, एडी करंट्स। सही बात समझ। बेसिकली क्या है, ग्रुप ऑफ इंड्यूस्ड करंट, ग्रुप ऑफ इंड्यूस्ड करंट, एक बार आप नोट कर लीजिए, फिर इसमें कुछ पॉइंट्स कॉपी कर लेंगे। ये इस चैप्टर का लास्ट पार्ट है ना,
इसके बाद ये भी आता है ट्रांसफार्मर, बट उसमें एसी का थोड़ा यूज है, तो एसी एसी के लास्ट में पढ़ेंगे अपन। ट्रांसफार्मर जो है वो एसी के लास्ट में पढ़ेंगे, एसी जब पढ़ेंगे तो उसके लास्ट में पढ़ेंगे ट्रांसफार्मर, ठीक है। इस चैप्टर का ये लास्ट ईयर है, तो मोस्टली 5 to 10 मिनट्स नोट करके 10 मिनट्स हुआ। क्या है ये? मेरे साथ ही कॉपी करना, कुछ है नहीं इसमें, वही समझाना था, इसका कुछ कहाँ कहाँ यूज। इट इज it is a group of induced current, it is a group of, it is a group of induced current, it is a group of induced currents which are produced, when the metal bodies such as sheet, disc, etc. placed in time varying placed in time varying magnetic field, placed in time varying magnetic field, और फ्लक्स चेंज होना चाहिए। तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी तो फ्लक्स चेंज होगा, या फिर मूव करेगा तो फ्लक्स चेंज होगा। दे मूव, दे और दे मूव और दे मूव इन एक्सटर्नल, or they move in external magnetic field, they move in external magnetic field in such a way that in such a way that the flux through them changes with respect to time, flux through them changes with respect to time, with respect to, नोट करके कुछ पॉइंट्स लिख लेते हैं इसके बारे में। फर्स्ट, these currents are produced only in closed path within the entire volume, and on the surface of metal bodies. Therefore their measurement is impossible. Measurement is impossible.
impossible. Their measurement is impossible. Second, circular plane of these currents is always perpendicular to the external, हमेशा external field के perpendicular है ना, external magnetic field. Third point, generally the resistance of metal bodies is low, so the magnitude of these current is always high. So the magnitude of these currents is always high. Fourth, these currents can heat up the metal body. उसको हीट करेगा, करंट है तो हीट करेगा, उसका रेजिस्टेंस हीट अप द मेटल बॉडी and sometimes the body will melt out. मेल्ट हो जाएगा, the body will melt out. तो ये सब कुछ पॉइंट्स है. नेक्स्ट, एप्लीकेशन ऑफ, सिर्फ एप्लीकेशन क्या है वो जानना है, डिटेल में नहीं जानना है क्या होता है प्रोसेस वो. एप्लीकेशन ऑफ एडी करेंट्स, उसको डिटेल में नहीं जानना क्या है नहीं है, सिर्फ क्या होता है उतना जान लेना है, इंजीनियरिंग में पढ़ोगे. इंडक्शन फर्नेस. सेकेंड, इंडक्शन मोटर. थर्ड, electromagnetic damping. Fourth, electric power meter. Fifth, magnetic braking in इलेक्ट्रॉनिक ट्रेन्स. इन सब में यूज होता है ये, ठीक है, सब में ये नोट कर लीजिए. तो यहाँ पे ये चैप्टर जो है वो कंप्लीट होता है. इसमें एक है ट्रांसफार्मर है, बट इसमें नहीं पढ़ेंगे, इसी में अपन पढ़ेंगे. तो यहाँ पे ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है. नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट लेक्चर से अपन स्टार्ट करेंगे ऑल्टरनेटिंग करंट. ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट. ऑल्टरनेटिंग करंट इजी है, फेजर आ गया ऑल्टरनेटिंग करंट आ जाएगा, फेजर नहीं आएगा ऑल्टरनेटिंग करंट नहीं है. फेजर इजी है, कुछ भी नहीं है. क्लास नोट्स रिवाइज करो, क्लास नोट्स. इसका क्लास नोट्स एटलीस्ट ये जो इलेक्ट्रोडायनामिक्स वाला पार्ट है, मतलब कहाँ से, मतलब इलेक्ट्रोस्टैट्स, ग्रेविटेशन, इलेक्ट्रोस्टैट्स, रोटेशन, कोलिजन से बात कर लें. उसके बाद क्लास नोट्स को ज्यादा प्रेफर कीजिए आप. बाकी उससे पहले कुछ भी कॉन्सेप्ट उतना कुछ नहीं है, सिंपल सा है. इन सब में कॉन्सेप्ट है, क्लास नोट्स रिवाइज करना कंपलसरी है. उसके पहले कैसे एनर्जी कंजर्वेशन लगता है, कैसे अपन एक्सेलरेशन फाइंड करेंगे, वेलोसिटी फाइंड करेंगे, फोर्स फाइंड करेंगे, वो सब आना चाहिए. रिवाइज कीजिए, जितना आपके क्लास नोट्स में क्वेश्चन है उसको सॉल्व करो. तुमको कितना भी डिफिकल्ट क्वेश्चन चाहिए एडवांस में आ जाएगा ना, तुमसे हो जाएगा. हर कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन आपको बताया गया है.
नोट कर लिया गया इसको। चलो बाय, टेक केयर, गुड नाइट। डन ना? मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर पढ़ाया था यार, भूल गए क्या? अरे मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट में देखो क्लास नोट्स, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट। एक मिनट रुको यार, तो मुझे भी सस्पेंस में डाल देती हो, अभी देखना पड़ेगा मुझे। पढ़ाया पढ़ाया तो होगा ही, ऐसा कैसे नहीं हो सकता है कि मैंने पढ़ाया। वेट फॉर अ मिनट, लेट मी चेक इट वंस, एक बार देखने दीजिए क्या है नहीं है। एक मिनट, ये पढ़ाया होगा, मुझे तो लग रहा है पढ़ाया होगा, ऐसा कैसे हो सकता है यार, मिस कैसे मैं कर सकता हूँ। मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट, लेक्चर नंबर 10, लास्ट लेक्चर में ही पढ़ाया होगा। लास्ट लेक्चर कौन सा था, 10 था 11 था, क्या था? अरे बताया यहाँ या ना, कुछ तो बोलो यार कोई। यस, यस देख लीजिए, ये ये यहाँ पे देखो, MEC लेक्चर नंबर 10 PDF है तुम्हारा, ये तुम लोग के बैच का, ये मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। लास्ट टॉपिक यही था, लास्ट टॉपिक इसका यही था, बताया है। मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट में देखना, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट, ठीक है। क्या उसका वर्किंग, वो वर्किंग की बात कर रहे हो, कैसे वर्क कर रहा है क्या, वो सब बताया है वहां पे। हाँ ज्यादा डिटेल मतलब वैसा कि नहीं कि बोर्ड्स की तरह मैंने वैसा कुछ, एक बोर्ड्स की तरह वैसा कुछ लिखाया नहीं है, बट बताया तो है। कैसे वर्क करता है, कैसे टॉर्क लग रहा है, टॉर्क लगता है तो वो रोटेट करता है, उसी की वजह से निडल जो है रोटेट करता है, ये सब बताया यार। ठीक है, ठीक है, ठीक है, देखता हूँ।